Hello students, welcome to the third lecture of Unit 1 Chapter 5 Frequency Distribution। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब कि जो ग्राफ के रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के अलावा पूरा टॉपिक हम लोग आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज ग्राफ? बेसिकली प्लॉटिंग ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑन अ ग्राफ पेपर इज कॉल्ड ग्राफ। मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है कि जो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है उसको जब आप ग्राफ पे दिखाते हो तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ। टू प्रेजेंट द डेटा इन अट्रैक्टिव स्टाइल, जो ग्राफ होता है उसका रीज़न क्या होता है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो जो हमारे पास डेटा है उसको अट्रैक्टिव स्टाइल में हमें दिखाना होता है, इसलिए हम लोग ग्राफ यूज़ करते हैं। यूज फॉर पब्लिसिटी पर्पज़, मतलब कि जनरल पब्लिक के लिए आसान होता है ग्राफ को समझना और ग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इसकी वजह से पब्लिसिटी में ग्राफ ज़्यादा यूज़ होते हैं। नॉट ऑफ मच यूज़ इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जब सीरियस काइंड ऑफ एनालिसिस करना है, रिसर्च करना है, तो वहाँ पे ग्राफ ज़्यादा यूज़ नहीं होते, वो सिर्फ डेटा को समझने के लिए यूज़ होते हैं। मोर इफेक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। इफेक्टिव इन द सेंस कि जब सामने वाले तक हमारी बात पहुंचानी है, वैल्यूज़ को सामने वाले को इंटरप्रेट करना है, तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं ग्राफ, और रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब कि सामने वाले को आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाती है। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। अच्छा, ये एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ को याद कैसे रखें? तो उसको याद रखने के लिए आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ शॉर्टकट एक्चुअली। So you practice it is a shortcut to remember the advantages of graph। चलिए तो देखते हैं। U, that is universal utility, can be used in all field। तो ग्राफ के एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे साइंस हो, या कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे ग्राफ आपको यूजफुल हो जाएंगे। सेकेंड, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। तो ग्राफ अगर आप यूज़ करते हो तो आगे क्या होने वाला है या किस तरीके से डेटा आगे मूव करेगा उसका प्रिडिक्शन आप कर सकते हो। सो टेंडेंसीज दैट कुड अकर इन नियर फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। रिमेम्बरेंस फॉर लॉन्ग पीरियड, जब ग्राफ देखते हो तो वो लंबे समय तक याद रहता है। सो रिमेंबर द फैक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि यू विल रिमेंबर द वैल्यूज, बट यू विल रिमेंबर द होल आइडिया ऑफ दिस वैल्यूज। तो वो ग्राफ से आपका पूरा आइडिया वो जो है कि किस तरीके से चीज़ें मूव हुई थी वो आराम से याद रह जाता है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एन ऑर्डिनरी मैन कैन इजीली अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बाय ग्राफ। तो एक सामान्य मानस है जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा या स्टैटिस्टिक्स से फॉर्मूला उतना ज़्यादा अच्छे से उसको पता नहीं है, बट अगर वो ग्राफ दिखता है तो एक जनरल आइडिया आ जाता है कि वैल्यूज़ किस तरीके से मूव हो रहे हैं। यूजफुल फॉर कंपैरिजन, हेल्प टू कंपेयर स्टैटिस्टिक्स, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो वहाँ पे ग्राफ यूज़ होता है। हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांसमिशन मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एज वेल एज इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट। तो जो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए ग्राफ यूजफुल रहते हैं। यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन, हेल्प टू इंटरप्रेट द कंक्लूजन। और ग्राफ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो कि अच्छा इस तरीके से चीज़ें मूव हुई है। सो इंटरप्रिटेशन के लिए भी ग्राफ यूज़ होता है। 8, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा है वो सिंपल है और सिंपल होता है ग्राफ में, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो सिंपल, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल रहता है। सो हेल्प टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ यूज़ होता है। इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन एंटरटेनिंग वे में सामने वाले को दिखाया जाता है। ग्राफ जो होता है वो कलरफुल होते हैं, अलग अलग शेप्स में होते हैं, तो जिसकी वजह से सामने वाला आराम से इन्फॉर्मेशन को समझ पाता है। नो नीड फॉर ट्रेनिंग, नो नीड फॉर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर दिस इंटरप्रिटेशन। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे होते। लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ किसी ने किया है और उसको इंटरप्रेट करना है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। वापस से मैं आपको शॉर्टकट याद करवा देता हूँ। शॉर्टकट है यू प्रैक्टिस इट। सो यू इज़ यूटिलिटी, P for prediction, R for remembrance, A for attractive and effective presentation of data, C is for comparison, T is for transmission, I is for interpretation, S is for simple and understandable, I is information as well as entertainment, and T is for training. So this is how you'll remember you practice it। अच्छा, practice का spelling मैंने गलत लिखा हुआ है because this is how you'll remember this, it is not CE but it is S।
तो ये भी ध्यान में रखना। एंड दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। जब ग्राफ बनाते हो तो उसके लिए कौन से रूल्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टाइटल, तो ग्राफ मस्ट हैव अ सूटेबल टाइटल दैट क्लियरली कन्वे द मेन आइडिया। किस चीज़ के लिए ग्राफ बनाया जा रहा है उसका एक मेन आइडिया हमें मिल जाए, उस तरीके से उसका टाइटल लिखना चाहिए। साइज़, जो ग्राफ का साइज़ है वो जिस पेपर पे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उस पेपर से सूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर बहुत बड़ा है उसमें एक कोने में छोटा सा ग्राफ ड्रॉ किया है तो जिसको देखने के लिए हमें जूम करना पड़े या नज़दीक से जाकर देखना पड़े, या फिर पेपर बहुत छोटा है और आधा ग्राफ इस पेज पे और आधा ग्राफ दूसरे पेज पे जाए, इस तरीके का ग्राफ भी नहीं होना चाहिए। तो जिस साइज़ का पेपर है उस साइज़ का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। स्केल, द स्केल ऑफ द ग्राफ शुड बी इन इवन नंबर। अब स्केल क्या होता है, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऊपर बॉक्स करके आप लिखते हो कि भैया 1 बॉक्स इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स और समथिंग। तो ये जो 10 सेंटीमीटर है इस तरीके से हमें इवन नंबर्स लेना चाहिए। 9 या 7 सेंटीमीटर्स लोगे तो हमें जब 0.5 में डेटा दिखाना होगा, पॉइंट में डेटा दिखाना होगा तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। सो इवन नंबर इज़ मोर प्रेफरेबल। फुटनोट शुड बी गिवन एट द बॉटम। अगर ग्राफ में कोई चीज़ है जो ग्राफ से समझ में नहीं आ रही और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो फुटनोट लिखना चाहिए ग्राफ के नीचे, जैसे कि सोर्स ऑफ द डेटा या समथिंग लाइक दैट। सिंप्लिसिटी, ग्राफ शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि सामने वाला उसको आराम से समझ पाए। इंडेक्स, इन ऑर्डर टू शो मैनी आइटम्स इन अ ग्राफ इंडेक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड बी गिवन। मतलब एक साइड पे बॉक्स वगैरह बनाना चाहिए। अगर बहुत सारी आइटम्स है तो कौन सी चीज़ के लिए हमने कौन सा सिंबल लिया है, किस तरीके का डिज़ाइन लिया है, उसका एक इंडेक्स होना चाहिए ताकि देखने वाला समझ पाए कि ग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कवर हो रही है। ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लीन। जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत मिस्टेक्स या नॉट अननेसेसरी लाइंस वगैरह नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लियर ताकि अच्छा लगे ग्राफ। एवरी ग्राफ शुड बी गिवन विद द टेबल। और जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसके साथ वो डेटा कहाँ से लेकर आए उस डेटा का एक टेबल भी देना चाहिए। टेस्ट ऑफ द गुड ग्राफ डिपेंड्स ऑन द केस विथ विच द ऑब्जर्वर कैन इंटरप्रेट इट। तो जो देखने वाला है वो ग्राफ को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाता है उससे डिसाइड होगा कि आपने कितना अच्छा ग्राफ ड्रॉ किया है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त लिमिटेशंस क्या क्या रहती है, तो लिमिटेड एप्लीकेशन यूजफुल फॉर कॉमन मैन बट फॉर एन एक्सपर्ट इट्स यूटिलिटी इज लिमिटेड। तो सामान्य मानस मतलब जो कॉमन मैन होता है उसके लिए यूजफुल होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए ग्राफ इतने यूजफुल नहीं होते हैं। लैक ऑफ एक्यूरेसी, डू नॉट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, दे ओनली डिपिक्ट द फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो डेटा में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे नंबर्स है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाता है, हमें सिर्फ वो फ्लक्चुएशन दिखाता है। से फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए लास्ट 100 ईयर का इंडिया का, तो उसमें हमें सिर्फ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे या यहाँ पे जो डेटा है वो अंदर भी फ्लक्चुएट हुआ होगा। सपोज इफ यू टेक दिस नंबर, तो इसको अगर जूम करें तो इसका भी कुछ इस तरीके से डेटा होगा, बट ये जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशन है वो हमें ग्राफ पे नहीं दिखते, हमें सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया मिलता है कि ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। सब्जेक्टिव, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सेम ग्राफ वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और जब ग्राफ को इंटरप्रेट करने की बात आती है तो हर बंदा अपने हिसाब से ग्राफ को इंटरप्रेट करता है। इस ग्राफ को देखकर कोई ऐसा बोले कि अच्छा इंडिया का पॉपुलेशन ईयर ओवर ईयर ऊपर ही बढ़ रहा है, जबकि कोई ये भी बोल सकता है कि अच्छा पॉपुलेशन ऊपर जब भी ऊपर जाता है तो थोड़ा नीचे भी आता है, जैसे यहाँ से भी थोड़ा नीचे आया था। सो इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। Misleading conclusion, the person who has no knowledge can draw misleading conclusion from graph। अगर कोई बंदा है जिसको ग्राफ रीड करना नहीं आता या ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसके रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज अगर उसको नहीं है तो गलत इंटरप्रिटेशन पे भी पहुंच सकता है। Types of graph, so basically there are two types of graph, one is time series graph and second is frequency distribution graph। सबसे पहले टाइम सीरीज देखते हैं, तो टाइम सीरीज में 1 वेरिएबल वाला ग्राफ हो सकता है, 2 वेरिएबल या तो फिर मोर वेरिएबल वाला ग्राफ हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम सीरीज है विल बी कवर्ड इन यूनिट 2 ऑफ सेमिस्टर 2, यानी कि नेक्स्ट सेमिस्टर में जब यूनिट 2 देखेंगे तो वो यूनिट 2 इज होल यूनिट ऑन दिस टाइम सीरीज, और इसमें ये टाइम सीरीज ग्राफ हम लोग डिटेल में देखेंगे।
इस चैप्टर में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखने वाले हैं। इसमें कौन से ग्राफ कवर होंगे? सो इट्स हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओगिव्स और ओजाइव्स, जो भी बोलो चलेगा, दोनों वर्ड्स यूज होता है। सो ये 4 टाइप के ग्राफ हम लोग आज इसी लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए तो हिस्टोग्राम से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली इस तरीके का ग्राफ होता है, उसका कुछ डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राफ सामने रख के देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल वर्टिकल एडजेसेंट, सो ये रेक्टेंगल इस तरीके के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम ग्राफ। क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, सो क्लास इंटरवल जो है उसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग, एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस पे लिखते हैं, विच इज फ्रीक्वेंसी। रेक्टेंगल्स हाइट इज इन प्रपोर्शन टू दैट फ्रीक्वेंसी, तो जिस तरीके से जैसे कि 10 to 20 और 15 to 25 वाला जो क्लास होगा उसका जो हाइट होगा वो हाइट हमने यहाँ पे दिखाया है, वैसे ही 25 to 40 वाला जो क्लास होगा उसका हाइट यहाँ पे, देन 40 एंड ऑनवर्ड्स का जो हाइट होगा, अगर फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा है तो उसका हाइट भी ज़्यादा होगा। सो जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उतना ये हिस्टोग्राम का हाइट ज़्यादा होगा। सीरीज मस्ट हैव एक्सक्लूसिव क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो एक्सक्लूसिव क्लासेस होने चाहिए। इफ़ नॉट इंक्लूसिव, ओपन एंड या क्यूमुलेटिव क्लासेस है तो उसको पहले आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। 2 टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम्स आर देयर, वन इज इक्वल क्लास लेंथ जो हमने यहाँ पे देखा, एंड सेकेंड इज अनइक्वल क्लास लेंथ, यानी कि यहाँ पे देखो 10 to 15, देन 15 to 20, 20 to 25, 5 का गैप है, 25 to 30, देन 30 to 40 तो ये 10 का गैप आया, देन 40 to 60 तो ये 20 का गैप आया, एंड सो ऑन। तो जब अनइक्वल क्लासेस होते हैं तब भी हिस्टोग्राम ड्रॉ किए जा सकते हैं, और हम लोग आज इस लेक्चर में दोनों टाइप के ग्राफ देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इक्वल हिस्टोग्राम, इक्वल क्लास लेंथ हिस्टोग्राम्स। सो ये डेटा हमने ले लिया है जहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं, अगर गौर से देखो तो हर क्लास का जो क्लास लेंथ है वो 10 है, दैट इज 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, और हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है। सिंपली इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, एंड दिस इज हाउ वी हैव प्लॉटेड दिस ऑन द ग्राफ। ये चीज़ आपके पैम्पलेट में भी दी है, एंड चांसेस आर वेरी लेस कि आपको इस तरीके का ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए दिया जाए इन इंटरनल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम में हो सकता है बट इंटरनल में ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाएगा, कुछ और तरीके से इसके MCQ पूछे जा सकते हैं। नाउ वी आर लुकिंग एट अनइक्वल क्लास लेंथ फॉर हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे जो क्लासेस दिए गए उसमें क्लास लेंथ इज अनइक्वल। सो जैसे मैं क्लास लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे क्लास लेंथ है 5, अगेन 5, 5, 5, देन हियर द क्लास लेंथ इज 10, देन हियर इट इज 20, अगेन 20। तो क्लास लेंथ अलग अलग है, तो इससे हमारे हिस्टोग्राम के ग्राफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो बार हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इस बार का जो लेंथ है उस लेंथ में फ़र्क पड़ेगा। तो पहले 4 क्लास की क्लास लेंथ 5 थी, इसीलिए पहले चारों क्लास की जो विथ है वो विथ ऑलमोस्ट सेम है, बट 5th क्लास इज हैविंग द क्लास लेंथ ऑफ 10 एंड दैट्स व्हाई द विथ ऑफ 5th क्लास इज हायर देन प्रीवियस क्लासेस। वैसे ही 6th क्लास का जो क्लास लेंथ है वो 20 है, सो इसका विथ और ज़्यादा होगा, एंड उसके बाद वाले क्लास का विथ भी 20 है तो इसका भी विथ ज़्यादा होगा। सो सिर्फ विथ में फ़र्क पड़ता है, उसके अलावा हिस्टोग्राम के ओवरऑल ग्राफ में और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होती है, तो कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग मिडिल पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। तो ये तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस पे हम लोग पहले क्लास लेते थे, जैसे 15 to 30 का एक क्लास है तो उसका मिड वैल्यू 20 to 30 का एक क्लास होगा, तो 20 to 30 का क्लास का जो मिड वैल्यू है 25, इस 25 से हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। वैसे ही यहाँ पे भी 2 क्लासेस, से फॉर एग्जांपल 40 and 50 इफ द क्लास, तो उसके बीच वाला यानी कि 45 वाला क्लास का पॉइंट लेकर यहाँ से हमने ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, अच्छे से लिखा नहीं गया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जो क्लास है उसका जो मिड वैल्यू है उस मिड वैल्यू के ऊपर उसका फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल ड्रॉ दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। Points are joined by straight line. If you see that this is your first point, this is your second point, third point, fourth point, fifth point, तो ये जो 5 पॉइंट्स है उसके बीच में हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की है और उससे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया है।
टू एक्सट्रीम्स आर जॉइंड विद बेसिस इन सच अ वे दैट दे टचेस एक्स एक्सिस। तो दो एक्सट्रीम्स यानी कि जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसके पहले हमने इसको टच किया है एक्स एक्सिस के साथ। वैसे ही यहाँ पे हमारा ग्राफ खत्म होता है लेकिन उसको भी हमने एक्स एक्सिस के साथ टच कर लिया है। If we have to construct histogram and frequency polygon on a same graph paper, then first draw histogram. अगर हिस्टोग्राम जो इसके पहले हमने देखा एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हम लोग अभी देख रहे हैं, ये दोनों ग्राफ हमें एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। वाई हिस्टोग्राम? बिकॉज अगर हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे तो पहले आप यहाँ पे इस तरीके का रेक्टेंगल बनाओगे एंड फिर ये जो रेक्टेंगल बनेगा इसका मिड पॉइंट आप डायरेक्टली ले लोगे टू ड्रॉ frequency polygon. So then join middle point of top of rectangles of histogram. तो हिस्टोग्राम जो बनेंगे उस हिस्टोग्राम के जो मिडल पॉइंट्स होंगे उन मिडल पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे एंड दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये चीज़ वैसे आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, उसका चांसेस बहुत कम है, बट दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ। आपको अगर पूछा जाए कि इफ़ यू हैव टू ड्रॉ histogram and frequency polygon on the same graph, which graph will you take first, histogram or frequency polygon? So you'll take histogram first. So remember this point. Frequency polygon again हमने सेम एग्जांपल लिया है जहाँ पे क्लास लेंथ इज सेम एंड फ्रीक्वेंसी हमें दिया है और उसके ऊपर से हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो मैंने इसके पहले समझाया वही चीज़ कि यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। सो दिस इज पॉइंट 18 विच इज दिस नंबर, अगेन दिस इज 18 फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज दिस नंबर, देन इट इज 25, देन इट इज 22 विच इज दिस पॉइंट एंड देन 17 विच इज दिस पॉइंट। और इसको हमने क्लास का मिड वैल्यू यानी कि 20 to 30 है तो 20 to 30 के बीच का जो मिड वैल्यू होगा, हालांकि ठीक से ड्रॉ नहीं किया गया बट यहाँ पे इट शुड बी 20 and 30 और ये वाला पॉइंट विल बी 25। तो इन दोनों का जो मिड वैल्यू है 25, उसके ऊपर 18, वैसे ही 30 to 40। सो इफ़ वी सी हियर, सो दिस विल बी 30, दिस विल बी 40 और दिस बीच वाला पॉइंट जो होगा वो 35 होगा और उसके ऊपर 18 ड्रॉ किया जाएगा एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से जो हमारे क्लास है उस क्लास का जो मिड वैल्यू है उस मिड वैल्यू के पॉइंट को पकड़ के हम लोग फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे एंड देन विल जॉइन दिस विथ अ स्ट्रेट लाइन। ऑल द पॉइंट्स विल बी जॉइन विथ अ स्ट्रेट लाइन एंड फिर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग एक्स एक्सिस को टच कर लेंगे विथ स्ट्रेट लाइन एंड लास्ट पॉइंट को भी एक्स एक्सिस को टच कर लेंगे विथ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ़र्क इतना पड़ता है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोग यूज़ नहीं करते एंड एक्सट्रीम एंड्स को हम लोग एक्स एक्सिस से टच नहीं करते। चलिए इसके थियरी देख लेते हैं। सो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व। तो फ्री हैंड स्मूथ कर्व से हम लोग पॉइंट ज्वाइन करेंगे। यूज टू रिमूव रगनेस। रगनेस मतलब कि जो छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस है, जैसे यहाँ से यहाँ आने में बीच में मान लो कि इस तरीके से कुछ फ्लक्चुएशंस है तो वो सारे फ्लक्चुएशंस को वो इग्नोर करेगा और इस पॉइंट से डायरेक्टली ये पॉइंट आपको दिखाएगा जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरीके से डेटा मूव हो रहा है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी को। सो अगेन आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल और इस एग्जांपल में ये जो 18 वाला पॉइंट है, 18 एंड देन अगेन 18, 25, 22 एंड 17 ये पॉइंट्स हमने प्लॉट कर लिए और फिर इन पॉइंट्स को एक स्मूथ हैंड कर्व से हमने ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ फ्रीक्वेंसी कर्व। लास्ट इज ओगिव और ओजाइव, जिसके लिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो हम लोग CFI फाइंड करते थे, सो दैट CFI जो होता है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे रादर प्लॉटिंग द फ्रीक्वेंसी। इसके पहले वाले हमने जो ग्राफ देखे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व, ये तीनों ग्राफ में हमने फ्रीक्वेंसी यूज़ किया है, बट यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करेंगे, विल यूज़ CFI, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी curve on the same graph. There are two types of frequency curve, one is less than type and second is more than type, जिसके रिलेटेड हमने डिस्कशन इसके पहले वाले चैप्टर्स में किया है। सो ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि हाउ कैन यू फाइंड लेस देन एंड मोर देन CFI। लेस देन टाइप CFI curve will be upward sloping। अच्छा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस टू पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर
MCQ. अगर लेस देन टाइप है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग है, सो दिस इज लेस देन टाइप. एंड इफ इट इज मोर देन टाइप देन इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये है मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे जा रहा है, एंड लेस देन इज अपवर्ड स्लोपिंग. क्यों है वो एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस. नॉट फ्रीक्वेंसी कर्व बट इट इज ओके. सो ये आपका क्वेश्चन में क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. दिस इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन. अब ये जो लेस देन फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी है हमें फाइंड करना पड़ेगा. लेस देन टाइप CFI इज बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल CFI फाइंड करते हैं 18 plus 18 will give you 36, 36 plus 25 will give you 61, plus 22 will give you 83, and 83 plus 17 will give you 100. So this is normal less than type CFI. And more than type CFI जिसको उल्टा करेंगे, so 17 plus 22 will give you 39, 39 plus 25 will give you 64, 64 plus 18 will give you 82, 82 plus 18 will give you 100. So this is more than CFI. और इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे दोनों चीज़ों को प्लॉट करेंगे. सो दिस इज लेस देन टाइप CFI विच इज़ 18, 36, 61, 83 एंड 100. एंड दिस इज मोर देन CFI विच इज़ 82, 64, 39 एंड 70. और इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे एंड उन दोनों को एक कर्व से कनेक्ट करेंगे तो यू विल गेट ओजाइव और ओगिव क्लासेस. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज का आप लोगों का होमवर्क है कि जो भी मैंने नोट्स लिखवाई है इस PPT में, वो सारी नोट्स को आप लोगों को नोटबुक में कॉपी करना है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एग्जांपल्स कवर करेंगे. सो बाय एवरीवन.